अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय, तबसरा निगारों के तारुफ़ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ़ करवा दें। हुकूमत पाकिस्तान हर 2 महीने के बाद अपनी गुज़िश्ता 2 माह की मईशत की सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ना सिर्फ कि उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है और बल्कि आइंदा 2 माह के लिए अपनी पॉलिसी का ऐलान भी करती है। और हम मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर शरह सूद के इजाफा या कमी के ऊपर भी बात की जाती है, बाकी चीज़ों के ऊपर भी बात होती है, लेकिन आम आदमी के रिलेटेड यही होती है। अक्सर जो इसके अंदर गुज़िश्ता हुकूमत की गुज़िश्ता 2 माह की जो कारकर्दगी होती है उसके ऊपर नज़र नहीं जाती, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन जारी करने का पाबंद है और वो जारी करता है। भले गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करें या वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दें, लेकिन ये जारी हर 2 माह के बाद होती है। पहले ये हर 3 माह के बाद हुआ करती थी, क्वार्टरली होती थी। फिर ये महीने में भी कुछ अर्सा जारी होती रही, महीने के महीने भी, जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए फिर हम इसको 2 माह पे ले आए। तो अब 2 माह पे जारी है गुज़िश्ता दौरे हुकूमत से इसके अंदर तब्दीली। आज हुकूमत ने जो मॉनिटरी पॉलिसी जारी की है तो आम ज़ुबान में 1% शरह सूद में कमी कर दी है, उसे 9% से कम करके हुकूमत जो है वो 8% पे ले आई है। ये हमारा बेस इंटरेस्ट रेट होगा। ज़ाहिर है इसके अंदर बैंक अपने खर्चे डालेगा जो 2 से 3% भी हो सकते हैं, 5% भी हो सकते हैं। और 2 से 5% बैंक वेरी करता है बैंक टू बैंक। वो अपना खर्चा डाल के और यूं आवाम के लिए जो शरह सूद निकालेगा वो होगी जो कंज्यूमर के लिए, सारफ के लिए शरह सूद होगी। ये उसके अलावा है जो गुज़िश्ता इसी हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने फरमाया था कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अगर वो अपने वर्कर्स को फारग नहीं करते लॉकडाउन की वजह से तो उनको 3% के ऊपर उनके मुलाजमीन की सैलरी के बराबर रकम जो है वो हुकूमत कर्ज देगी। बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन आई कि ये 3% जो है ये बैंक जो है उनको नहीं डालेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं डालेगा, बल्कि ये हुकूमत बेयर करेगी। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन हवा में रही, अभी तक जो है उसका कोई अमली सूरत नज़र नहीं आई। लेकिन जिन्होंने इस फैसिलिटी को अवेल करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि वो ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई कि मियां नवाज शरीफ से कौन सी डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई होगी, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगी गई। तो आम जो एसएमई है उसके तो बस की बात ही नहीं थी। बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर ने भी इससे हाथ खींच लिया कि नहीं भाई हम ये काम नहीं करते। ये आज का हमारा पहला मौजू होगा कि शरह सूद के अंदर कमी है, क्या ये वाकई ही रिलीफ की सूरत बन पाएगी मौजूदा सूरत हाल में, जबकि हमने अपनी कॉमर्स को, ट्रेड को बंद किया हुआ है। तो अगर हम इंडस्ट्री को ये वाला सिलसिला देंगे तो क्या इसकी सूरत हाल होगी या ले दे के सिर्फ स्पेकुलेशन यानी स्टॉक एक्सचेंज को ही फ़ायदा होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी हमारा आज का मौजू है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपील कर दी है, पता नहीं किसको अपील की है जी, कि जनाब ट्रांसपोर्ट खोल दें। हालांकि वो मुल्क के एग्जेक्टिव हैं जी, उन्हें तो हुक्म जारी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपील जारी की है जी। ट्रांसपोर्ट खोलने से ज़ाहिर है कि सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, ट्रांसपोर्ट भी सूबाई इशू है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से क्या पॉलिसी होगी उसके ऊपर वफाक खामोश है। उनके बयान के फ़ौरन बाद बलूचिस्तान जहाँ पे उनकी हुकूमत है उन्होंने कह दिया कि जनाब ये काम हमारे बस की तो बात नहीं है, आप को खुदा का खौफ करें। और सिंध भी जो है वो तो स्ट्रेट फारवर्ड ही उन्होंने कहा जी इट इज़ नॉट पॉसिबल। हालांकि सिंध जो है वो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट खोलने की बात कर रहा था और अप कंट्री ट्रेन चलाने की खबरें भी चलवाई थी, अप कंट्री ट्रांसपोर्ट चलाने की खबरें भी चलवाई गई थी कराची से। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया उन्होंने उसके खिलाफ बगावत ऐलान कर दी। तो अब KPK और पंजाब है और आज़ाद कश्मीर कह दें जहाँ पे कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा। कोरोना का अपडेट ये है कि 38,000 से ज़ायद लोग हो गए हैं मुतासरीन में और 821 अमवात हो गई हैं। अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो अमवात हैं उनकी तादाद 40+ की रेंज के अंदर चली गई है जो रोज़ाना हो रही हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चले। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर नईम मसूद साहब। प्रोफेसर साहब जो हैं वो कॉलम निगार हैं और उस्ताद भी हैं, बल्कि बड़े ही उस्ताद हैं और हमारे प्रोग्राम में कोरोना में तशरीफ़ लाते हैं जी, ये इनकी बड़ी मोहब्बत है। वरना तो इनको हुक्म नहीं है, घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम के लिए ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाते हैं। उनके साथ हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। भट्टी साहब जो हैं वो दिन मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। और स्काइप के ऊपर हमें ज्वाइन करेंगी महमल सरफराज।
आप एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और अपनी राय रखती हैं हर मौजू के ऊपर। बहुत शुक्रिया महमल आपका ज्वाइन करने का। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। मुमताज़ भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और दिन मीडिया ग्रुप के ब्यूरो चीफ भी हैं इस्लामाबाद के, और रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा दिन के। तमाम साहब का बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से लेडीज़ फर्स्ट, महमल से शुरू कर लें। महमल, ये जो इंटरेस्ट रेट में आज कमी हुई है 1%, 8% पे आ गया है, 19 मंथ का लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है। हुकूमत अभी तक अपने आप से मुकाबला कर रही है, चले अच्छी बात है। डू यू फील कि इसके नतीजे के अंदर कोई बेहतरी की सूरत पैदा होगी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान जो है, और ये वर्ल्ड बैंक वगैरह और इन सब की ये प्रेडिक्शंस हैं कि हम पिछले 68 सालों में पहली बार जो है हम एक रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, और एक ऐसे वक्त पे रिसेशन की तरफ जा रहे हैं जबकि ग्लोबल रिसेशन भी होगा, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी बड़ी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी थी, उसके लिए बड़े ही सख्त मुश्किलात के वक्त हैं। सॉरी, मैं किसी बिजनेस सेंस से इसके बारे में बात भी, क्योंकि चंद दोस्त भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो उन्होंने कहा कि असल में जो चीजें गवर्नमेंट को, हुकूमत को करनी चाहिए थी, वो 2-4 चीजें। एक तो वो करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो एसेट्स खरीदता प्राइवेट सेक्टर के भी, ताकि वो बैंक्स के लिए भी एक लिक्विडिटी हो जाती है। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये होती कि अगर वो फेडरल वेज सपोर्ट दे सकते इंडस्ट्री को, और साथ ये भी कहते हैं कि जी ये 50% इसमें से हम सपोर्ट आपको तब देंगे अगर एक भी वर्कर, यानी कि जो डेली वेजेस की रोज बात करते हैं खान साहब भी और ये हुकूमत भी करती है, उसको आप फायर नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। आप ये देखें कि कितनी डाउनसाइजिंग भी हुई है। फिर उसके बाद दूसरी भी इस तरह की चीजें थी कि कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम करें, एक्साइज ड्यूटी भी होनी चाहिए, फिर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अब असल में हो क्या रहा है, जो मुझे थोड़ा सा फील होता है वो ये होता है कि जो वैसे तो खान साहब ने इस तरह की बात की ना कि अशराफिया ने लॉकडाउन कराया था, मुझे उल्टा लगता है। मुझे ये लगता है कि एक्चुअली अशराफिया ने लॉकडाउन हटवाया है। ये जो रिलैक्सेशन हुई है लॉकडाउन के अंदर, ये एक प्रेशर ग्रुप के तहत हुई है, एक लॉबी जो कि अशराफिया की लॉबी थी, जो आप कह सकते हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हों, वो किसी और इंडस्ट्री के हों, ये उनका प्रेशर था। देखिए, डेली वेजर बेचारा जो गरीब बंदा है वो प्रेशर लॉबी नहीं बन सकता, ना ही वो बना पाकिस्तान के अंदर। तो लॉकडाउन जो हटवाया गया है वो अशराफिया के कहने पर हटाया गया है, और अब उसके जो नताइज निकलेंगे पता नहीं हम उससे किस तरह से डील कर सकेंगे। मुआशी तो एक तरफ है, लेकिन मुझे मुआशी से ज्यादा जो खतरा लग रहा है वो मुझे जानी नुकसान का लग रहा है। माली नुकसान तो फिर भी किसी ना किसी तरह इंसान बर्दाश्त कर लेता है, जानी नुकसान किस तरह हम बर्दाश्त करेंगे? सही, बिल्कुल ठीक है, जानी नुकसान ज़्यादा होगा। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, मुमताज़ भट्टी साहब। भट्टी साहब, -1.5% हमारा GDP ग्रोथ रहेगा, ये तो हफीज़ शेख साहब ने फरमा दिया है, जबकि उनके हम नाम हफीज़ पाशा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि ये 2.5 से 3.5 के दरमियान रहेगा। और तकरीबन यही बात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने भी, आपके जो इस्लामाबाद में रहते हैं, उन्होंने भी यही फरमाई है। इस तरह के मैयर से क्या हम ये जो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, हमारी मईशत सकड़ाव की तरफ जा रही है, जिसे कहना चाहिए वो डिफ्लेशन की तरफ जा रही है, इसके ऊपर काबू पा सकेंगे भट्टी साहब? देखिए रिजवान साहब, सबसे जो संगीन इस वक्त बहरान का सामना है पाकिस्तान को, वो कोरोना और उसके बाद मईशत है। मईशत पहले से क्राइसिस में थी। जो लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि ये सिर्फ कोरोना की वजह से हुई, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुई। इसकी वजह वो खौफ था जो तारीख किया गया बिजनेसमैन के अंदर, इन्वेस्टर के अंदर और ब्यूरोक्रेट के अंदर, और जो चलता हुआ पहिया था मईशत का, उसको रोक दिया गया। FBR की स्टेटमेंट्स आप उठा लें, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की उठा लें, पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। और उसके बाद फिर ये कोरोना आ गया, रही सी कसर उससे निकल गई। अब जो इंटरनेशनल आपके सर्कमस्टांसेस हैं वो ये हैं कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो ख़ुद शदीद माशी दबाव का उनको सामना है। सऊदी अरब की सूरत हाल आपके सामने है, वो टैक्सेस लगा रहे हैं वहाँ पर, और $10 बिलियन के लिए उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इक़दाम अपने मुल्क के अंदर किए हैं। तेल की कीमतों का मसला है, फिर उनकी जो मेन इनकम थी हज उम्रे की, वो भी रुकी हुई है, और जो विजिटर था वो भी वहाँ पे नहीं जा रहा रिलीजियस। तो ये जो सारी सूरत हाल है,
इसके पेश नज़र एक ऐसे माशी हालात के अंदर अगर आपके पास जो $6 बिलियन बाहर से पड़े हुए हैं आपकी उसको फॉरेन रिजर्व्स के अंदर, खुदा ना खास्ता किसी स्टेज पे आके अगर आपको वो माइनस करने पड़ते हैं तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि मईशत को दोबारा ट्रैक के ऊपर डालने के लिए जितने इक़दाम पहली हुकूमतें करती रही, पीपल्स पार्टी और PMLN की, ये आलमोस्ट वो अब कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी छूट दे दें, ना पूछें पैसा कहाँ से आया, हाउसिंग के ऊपर दे दें, प्लाट खरीदारी के ऊपर। तो जब ये सारा वहीं पे वापस जाना था, उसी तरह सब्सिडीज़ जो है वो दोबारा दी जा रही हैं जैसे पिछली हुकूमतें दे रही थी। तो मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि वो सारी जो मुहिम जो हुई थी और जो अब तरीकाकार अपनाया गया था, उसका हमें पाकिस्तान को, हमें मुराद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि कोरोना की जो सूरत हाल है, ये डे 1 से इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत बड़ा अभाम रहा, और ये कोई छोटे लेवल के ऊपर नहीं रहा, ये टॉप लेवल के ऊपर डिसीजन के अंदर जो है एम्बिग्यूटी थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे कि लॉकडाउन हुआ तो ये हो जाएगा, और अब वो कह रहे हैं कि जी चूँकि लॉकडाउन नरम किया गया तो सूरत हाल ख़राब हो रही है। तो यही बात जब हम कह रहे थे तो हमें कहा जा रहा था कि जी मुल्क के अंदर तो लड़ाई हो जाएगी, लोग सड़कों पे निकल आएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो जब लॉकडाउन रहा उस दौरान भूखा तो कोई नहीं मरा, लोगों को पाकिस्तान के अंदर रोटी तो दस्तयाब है और हर घर के अंदर जो है वो रोटी मौजूद होती है। अलबत्ता लग्जरीज के ऊपर तो फिर कौम को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना फिल वक्त बीमारी से बचने के लिए, जब तक ये है। इस दौरान अगर आप कहें कि आप उसको कंस्ट्रक्शन को जो है वो बूम के ऊपर ले जाएंगे इस बीमारी के होते हुए, और आप कहें जी कि आप कारोबार चला लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप जुल्म कर रहे हैं, दोहरा जुल्म कर रहे हैं कि एक तो आपकी मईशत इससे चलनी कोई नहीं है, दूसरा ये कि आपके लोग जब हॉस्पिटलों में पहुंचने और जो कि हो चुके हुए हैं शुरू हालात जो हो गए हुए हैं, आपका हेल्थ सिस्टम इसका बोझ ही नहीं उठा सकेगा और क्लैप्स कर जाएगा, और फिर सड़कों के ऊपर अदरवाइज एक अनारकी होगी और लोग जो है निकल के, और ये शुरू हो चुका हुआ है। कल कराची के अंदर एक डेड बॉडी के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ हुई, जो कि इंतहाई गलत बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें पाइल अप हो रही हैं, और गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग की सलाहियत का जो फुकदान है, वो उससे लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसे ट्रैक के ऊपर चला जाएगा जहाँ से फिर सूरत हाल को वापस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनको तमाम स्टेक होल्डर को बिठाएं, वज़ीर आला को बिठा लें, और उसके ऊपर कोई 4-6 सेशन करके फिर एक पॉलिसी जिसके ऊपर सारे यक ज़बान हो, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें, वो कौम के सामने अनाउंस कर दें, वरना आप मुश्किल सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो है हिसाब किताब जो है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और कहा जाता है कि सरमाया जो है वो पंछी है जो अमन के जो साहिल हैं उनके ऊपर क़याम करता है, और अगर उसे ज़रा सा हुश भी कर दिया जाए तो वो उड़ जाता है। हमने कौमी असम्बली का सेशन सुना और उसके अंदर अपोजिशन के मेंबर्स ने यक ज़ुबान एक ही बात कही कि आज हमारी जो कोरोना की प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रही, उसकी एक वजह ये है कि आपने ब्यूरोक्रेट को, जिसे कह रहे हैं कि यूं कर देंगे और वूं कर देंगे और लटका देंगे और अपने हाथों से लटकाऊंगा, ये कह के इतना डरा दिया है कि अब वो जायज़ समरी के ऊपर भी साइन करने से डरता है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था वो एक्सपायर हो गया है, हुकूमत ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो जो नैब से प्रोटेक्शन उनको दी गई थी ना जी एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, उसको टेबल करना था कौमी असम्बली के अंदर, नहीं हुआ। तो अब ब्यूरो और उसके नतीजे के अंदर रियासत का जो पूरा निज़ाम है वो स्टैंड स्टिल पे आ गया, ऊपर से कोरोना आ गया, और कोरोना और ऊपर से हम शरह सूद में कमी करके कह रहे हैं कि जी बड़ा कारनामा हम सर अंजाम दे रहे। ये है कि जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, जो इकोसिस्टम है पाकिस्तान का, सारे ये देख रहे हैं कि फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, फेलियर ऑफ द इकनॉमिक्स एंड कोविड-19 हैव बिन इंटरमिंगल्ड। अब इस सूरत हाल में आप क्या यार सूद को ऊपर कर रहे हो, सूद को नीचे कर रहे हो। ये दौर था वेलफेयर का, स्टेट वेलफेयर के लिए काम करती, लोगों के लिए काम करती।
और ये जो उसको भी हमने डिस्प्यूटेड बना दिया कि जी ये एहसास है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, ये एडवांस में पैसे जा रहे हैं या ये पीछे से पैसे आ रहे हैं। आप अगर स्टेट्स को दीगर को देखें, मैं तरक्की याफ्ता की बात नहीं कर रहा, तरक्की पजीर मालिक की बात कर रहा हूँ, वहाँ वेलफेयर के लिए इससे भी ज़्यादा पैसा रखा जाता है। ये वेलफेयर के दिन थे, हमें वेलफेयर की तरफ ख्याल करना चाहिए था। हम मईशत में एम्बिगुइटी है, हमारी तालीमी अदारे खुलने हैं कि नहीं खुलने, उसमें एम्बिगुइटी है, और वहाँ पर ये आपकी थोड़ी सी शरह क्या करेगी। फिर मैं ज़्यादा इकनॉमिक्स तो नहीं जानता, 2 + 2 = 4 वाली बात है, मोटी मोटी बातें ये है कि जिस मुल्क में आप समझें कि रियल स्टेट इज़ अ बिज़नेस, या आप समझें कि स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ बिज़नेस, तो ये मजाक है। इसकी सिर्फ अशराफिया को समझ आती है, उस अशराफिया को जो इससे रिलेटेड है। इसका आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होता, ना रियल स्टेट का और ना इस बिज़नेस का। देखिए आम आदमी को फ़ायदा होता है, दुकान चले, छोटी छोटी एंटरप्रेन्योरशिप की जो चीज़ें हैं, दुकान चले, कोई फैक्ट्री चले, उसके अलावा कोई फ्रेंचाइज चले, उसका घर चले, उसका चूल्हा चले। इस वक्त सबसे अहम एंटरप्रेन्योरशिप जो थी वो थी कि पाकिस्तान के गरीब आवाम का जो खते अफलास से नीचे है उनका चूल्हा जले। सरकार सिर्फ उसको कंफ्यूज करने के लिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सरकार बोली नहीं है, सरकार फनकारी करती है। वो चकमा देती है सरकार कि भाई अभी ये जो है कर्फ्यू की हद तक सख्त हो जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट चल जाएगी, ब्यूटी पार्लर खुल जाएंगे, बंद कर दो, बहुत करो। यानी इस चक्कर में डाला हुआ है कि गरीब आदमी इमदाद की तरफ देख रहा है और उसे कुछ नहीं मिल रहा। वजह क्या है? जब प्रीमियर लेवल पे, जब प्रीमियरशिप आपकी कंफ्यूज होगी तो वज़रान ही कंफ्यूज होंगे। बिलीव यू मी, मैं इस चीज़ का कायल हूँ और आपके इस प्रोग्राम में कई दफ़ा बैठा ये कह चुका हूँ कि खुदा का वास्ता है 2 माह में कोई नहीं भूख से मरता। मैं आज भी ये कहता हूँ, कोई नहीं मरता। 2 माह के लिए आप ज़रा कोशिश कर लें। उसके बाद मैं आपके प्रोग्राम में बहुत पहले, रजी अगर आपको याद हो, मैं कह चुका था कि देखिए एड की कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, ये वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं आएगी। कहने को तो पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने भी वैक्सीन का धमाल डाल ली थी। हाँ जी। तो मैंने कहा था नहीं बनेगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जेनेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। मुझे ये कोई बता सकता है कि हमारे यहाँ जो वायरस है उसकी म्यूटेशन क्या है, यानी म्यूटेंट नंबर क्या है? क्या हम 19-20 पे हैं, क्या हम 21 पे हैं, क्या उसका न्यूट्रिशनल लेवल? कभी किसी ने गौर ही नहीं किया। फिर आप जहाँ सूद को ऊपर नीचे की बात कर रहे हैं ना, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ जो ऊपर नीचे वाली बात है वो करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक तरफ अगर आमदाद बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ से एक चीज कम कर लें। अब मसलन अगर आप खोल रहे हैं, जी हम स्मार्ट कर रहे हैं इसको, लॉकडाउन को, जब आप इसको स्मार्टनेस दे रहे हैं, इसकी इंक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप क्या करें, आप टेस्ट बढ़ा दें, ठीक, आप ट्रेसिंग बढ़ा दें, ठीक, क्योंकि दोनों काम चले। जब तक आप बीमारी की रोकथाम के लिए पैरेलल बंदे बचेंगे तो इस सूद का फायदा होगा। वैसे तो इस सूद का फायदा या तो तनख्वाह वालों को होगा या बैंकर्स को होगा या पता नहीं किसको होगा, आम आदमी को। रजी तो आप बहुत बड़े एक पंडित इकोनॉमिस्ट हो, आप मुझे ज़रा बता दीजिएगा प्रोग्राम के बाद कि नईम मसूद को या मेरे पहलू में बैठे अरसलान भट्टी को इसका क्या फायदा? बिल्कुल ठीक। 1200 अरब रुपए का हमने पैकेज अनाउंस किया जी, और गंदम की प्रोक्योरमेंट का भी अरसलान भट्टी साहब खर्चा उसमें डाल दिया। जो 100 अरब के 200 अरब के फंड देने थे बिजनेसमैनों को, वो भी उसमें डाल दिया। और फिर हमने बड़ा भीगी बिल्ली बन के IMF को खत लिखा कि नहीं, ये 1200 अरब तो हमने सियासी तौर पर किया है, असल में तो हमने 500 अरब का किया है। और 500 अरब में भी हम ये कोशिश करेंगे कि डिसबर्समेंट जो है हमारी, अब गौर कीजिएगा, वो $3 बिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस ना करे, यानी कि तकरीबन कुछ 450 अरब रुपए से जारी, हम ज़्यादा जारी नहीं करेंगे। तो माई बाप आप बुरा ना मनाइएगा यार, जहाँ पे गवर्नमेंट इतनी डट के झूठ बोल रही हो। ये IMF की जो है ना ट्रांसपेरेंसी, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने ये लेटर अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया। एक जुमला मेरा, और हमारी हुकूमत 1200 अरब रुपए के ऊपर धमाल डाल रही। जी सर, एक जुमला मेरा बटी से पहले, क्या हुकूमत की तरफ से किसी खूबसूरत किस्म के वजीर की तरफ से या किसी शर्मीले वजीर की तरफ से ये बात भी आई है कि हमारी वजारत ने वफाकी सतह पे इतने अखराजात कम कर लिए हैं? अब जिस दिन ये खबर आई मुझे बताइए, मैं आपको, क्योंकि मैंने उस दिन धमाल डालनी है। अरसलान भट्टी यार, ये हुकूमत हमें कुछ कहती है, IMF के सामने और झूठ बोलती है यार।
रईस साहब, इसके लिए जो है ना, मैं आज वो उस तरह का तजिया नहीं दूंगा आपको। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाने लगा हूँ, प्लीज गौर से सुन लीजिएगा। उसके तमाम सवालों के जवाब, महमल से लेकर प्रोफेसर साहब तक और अपना मुमताज भट्टी तक जो है ना, सारे जवाब उसके अंदर आ जाएंगे। एक ट्रक ड्राइवर था जी, एक उसका क्लीनर होता है, एक होटल पे रुके, खाना खाया, उसके बाद एक सिगरेट पिया बड़ा कड़क किस्म का, और उन्होंने कहा जी उस्ताद जी मैं चलावांगा ट्रक। उसने जनाब पीछे देखा तो पंक्चर था, जैक लगाया, टायर बदला, वो कड़क सिगरेट पीने के बाद भूल गया जैक उतारना। ठीक है जी, ट्रक में बैठ गए। उस्ताद ने कहा 2 घंटे बाद मुझे जगा देना है तुमने। उन्होंने कहा लो जी उस्ताद जी, बिल्कुल डन हो गया। लो जी, उसने दिया, पहला गेयर लगाया, रेस दी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां गेयर लगा दिया, धड़ाधड़। ठीक है जी, वो 2 घंटे के बाद वो उस्ताद को कहीं होश आई थोड़ी सी, किधर पहुंचे? उसने कहा सर पता कोई नहीं, लेकिन उस्ताद मोहतरम मैं बड़ी स्पीड आ गया हूँ, मुझे नहीं पता चला किधर सामने देखा जैक वहीं पे घूम ही जा रहा था, वो था। अब वो होटल वाले के पास जब पहुंचे, उतर के उन्होंने कहा होटल आ गया, रोक चाय पीने हैं। उन्होंने कहा जी कड़क चाय, सिगरेट का मौजूद था। उन्होंने कहा जी कड़क चाय दे दे। उसने कहा जी कड़क चाय उन्हें छोड़ो, उसने 5-7 उसको तबर्रे सुनाए। उसने कहा ये धुआं मार मार के सारा होटल भर देता जे, और ट्रक नू जैक ते थल्ले लाओ तो फिर चलाओ। तो हमारी हुकूमत का वही हाल है कि ट्रक उन्होंने जैक पे खड़ा कर दिया है। अब वो रेस दिए जा रहे हैं, कंडक्टर साहब भी, क्लीनर साहब भी और ड्राइवर साहब भी चले, लेकिन वो चल नहीं रहा जी। ठीक है, और आपने हमें किस्सा सुनाया, हमें किस्से में डाला नहीं, वरना मैं और रजी तो गए थे और जिन्होंने ट्रक इनको दिया है वो भी खुद आगा खौफ करे। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले ये बताता चलूं कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 0.25% है, यानी 100 रुपए में से 54। हाँ अच्छा, और साथ में ये भी है कि अगर कोई इंडस्ट्री अपना केस प्रॉपर प्लीड करे तो उसे टोटल 0% पे दिया जाए, और जो उसके देने के लैंडिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो रियासत अमेरिका बर्दाश्त करेगी। जापान के अंदर है जी कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सूद अपना आपसे कर्जा लेने आए तो उसको ना सिर्फ कि आप इंटरेस्ट फ्री कर्जा देंगे, बल्कि 2% उसे पल्ले से भी देंगे, और वो हम आपको देंगे, रियासत देगी। और भारत में जी उन्होंने 5% से गिरा के 4% पे इंटरेस्ट रेट ले आए हैं। हम भारत से डबल हैं, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है भारत का बॉर्डर। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाथ जोड़ के अपील की है, पता नहीं किसको किया है, लेकिन अपील की है कि ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए। और मैं फिर महमल की तरफ जा रहा हूँ। महमल, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसमें हमारी बहनें और हमारी बेटियाँ और हमारी माएँ जो हैं वो सफ़र करती हैं, और देखा ये गया है कि मर्दों के हिस्से में तो शायद उतने लोग एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते जितने ख़वातीन वाले सेगमेंट में होते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग का दौर है। ऐसी सूरत के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक सिक्योर किस्म का SOP भी उसमें बनाएं जो कि काबिल अमल भी हो और उस पर अमल भी हो जाए। देखिए रजी साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने डिसीजंस लिए ना हुकूमत ने, अगर तो एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत होते, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी उस दिन असेंबली में यही कहा कि अगर कोई पॉलिसी है तो हमें बताएं कि क्या है। ये बड़े एक हैज़र्ड तरीके से लिए गए। वो ये कहते हैं कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन किए तो फेजेस में हम ओपन कर रहे हैं, हम खोल रहे हैं, लॉकडाउन जो है ईज कर रहे हैं। हुआ ये कि जो पहले 2 हफ्ते यानी कि 23 मार्च को जब सिंध ने लगाया और 24 को बाकी सब ने फॉलो कर लिया, तो उसके जो 2-1 हफ्ते थे ना, तो लोगों ने जरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मैं ये नहीं कहती कि 100% इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि कर्फ्यू तो था नहीं, एक लॉकडाउन था, रूल्स थे, रूल्स तोड़े भी होंगे लोगों ने, काफी जगहों पे टूटे हैं, लेकिन फिर भी एक लोगों में उस वक्त खौफ भी था, थोड़ी सी अवेयरनेस भी क्रिएट हुई थी। उसके बाद क्या हुआ है आपने देखा है, गालिबन 14 अप्रैल थी कि जब वजीर आजम साहब ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने मीडिया टॉक किया और उसमें उन्होंने ईज डाउन करने की बात की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, और वैसे भी कि थोड़ा सा लॉकडाउन ईज होगा। उसके बाद तो ऐसे लगा कि जिस तरह कोई लॉकडाउन है ही नहीं, जहां पे था भी थोड़ा बहुत वो भी खत्म हो गया। मतलब कि मैं आपको बताऊं कि लाहौर के इलाकों में जहां मैं ट्रैफिक नहीं देख रही थी, वहां पे भी ट्रैफिक होनी शुरू होगी। दुकानों ने भी सोचा कि अच्छा अगर इस तरह की बात है, आपको पता है उलमा कराम से उस वक्त कभी नेगोशिएशन नहीं हुई थी, उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि हम खोल देंगे।
अब ट्रांसपोर्ट खोलने से मसला क्या है? आप लोग इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक पीक होएगी इस महीने के एंड तक, खुदा ना खास्ता ईद के बाद, आप ईद के 10 दिन बाद आप देखिएगा कि किस तरह से हमारे केसेस बढ़ेंगे। आज ही आप देख ले, कल के निकाल के कि रोज आए दिन डेथ्स में किस तरीके से, किस शरह से इजाफा हो रहा है। वो जब पहले हफ्ते या पहले 10 दिन की आप डेथ्स निकाल लें और अभी आप पिछले 10 दिन की डेथ्स निकाल लें, तो आप उसकी रेशो चेक कर ले और परसेंटेज चेक कर ले कितनी बड़ी है। ट्रांसपोर्ट तो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी मुश्किल से रखेंगे। देखिए जो छोटी वैन्स होती हैं, उन्होंने तो उनका तो होता ही है ना पैसा बनाने, जाहिर बात है ट्रांसपोर्ट बिजनेस को नुकसान बहुत हुआ है, क्योंकि एक कोई मैं किससे बात कर रही थी तो ट्रांसपोर्टर उनके कोई दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे तो गाड़ियां, जो बड़े ट्रकों की बात करें, कि वो एक जोड़ी टायरों की आती है ₹1,00,000 की, तो वो जब कुछ दिन नहीं चलती, हफ्ता 10 दिन नहीं चलते, वो बैठ जाते हैं, तो पता नहीं 10 या 12 टायर होते हैं। तो यानी उन लोगों को तो वैसे ही उस चीज के जो है वो पैसे पड़े, बैटरियां डेड होगी, बड़ी चीजें होती हैं कि उनको तो नुकसान, तो उन्होंने तो अब रिकवर करना है ना लॉस। जब वो रिकवर करेंगे, वो सवारियां भी ज्यादा लेंगे, वो चीजें भी ज्यादा लेंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रखेंगे, वो और भी चीजें नहीं करेंगे, तो फिर आपके ख्याल में कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह करेंगे? अभी भट्टी साहब भी मेरे ख्याल में पहले कह रहे थे कि हमारा हेल्थ सेक्टर कोलैप्स कर जाएगा, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं कहती हूँ मेरे मुंह में खाक, ये चीज ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये आप फ्लाइट्स भी खोल रहे हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आप देखें, इंटरनेशनल फ्लाइट से जितने मोस्टली आए हैं वो उनको उनका कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी खोल देंगे, आप एयरपोर्ट्स पे कितने आप डिसइंफेक्ट कर सकेंगे? आप किस तरीके से मेंटेन, ये कौम तो मतलब कि कोई चीज ना फॉलो करते ना मास्क पहनते। कतर के अंदर तो उन्होंने गालिबन $55,000 या पता नहीं कितने के, अगर आप मास्क पहन के नहीं निकलेंगे तो आपको फाइन है। पाकिस्तान में तो कोई फाइन ही नहीं किसी चीज का। आपकी मार्केटों में देख ले, बाकी जगहों पे देख ले, तो ये अल्लाह माफी दे, लेकिन ये इस तरीके से बढ़ेगा, या इस तरीके से बढ़ेगा कि उसके बाद हम आज से महीने के बाद जब हम आपसे बात कर रहे होंगे ना, तो हमें समझ ही नहीं आ रही होगी हम क्या करें, हुकूमत को भी नहीं समझ आ रही होगी कि वो क्या करें। क्योंकि सही। अभी मैं ये बात समझती हूँ, पहले वो चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलता रहे, ये सारी दुनिया के अंदर इस वक्त ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या करें, लेकिन फिर भी आपने अपनी सेहत और जान को बचाना है, मईशत जो है उसको जरूर बचाएं किसी तरीके से, कोई एक विजन के साथ, कोई एक पॉलिसी के साथ। अभी मुझे कोई पॉलिसी सही नहीं नजर आ रही। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं देख रहा था मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री उसने अपलोड की हुई थी। ये ट्रैवलॉग बनाने वाले बड़े दुनिया के अंदर मारूफ हैं। तो वो बता रहे थे कि पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए पहले आपको 2 घंटे पहले उसकी हो जाती है, तो अब कोरोना की वजह से ये 2 घंटे का टाइम बढ़ के 4 से 5 घंटे हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, और बॉडी टेम्परेचर इसका हाई होगा, उसको वो फौरी तौर पे इमीडिएट जो किट है जो पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हुई अभी तक, उसके तहत उसका टेस्ट होगा इंटरनेशनली। तो इस शर्त के ऊपर जी वो डोमेस्टिक फ़्लाइट भी खोल रहे हैं। हमारे यहाँ इसके हवाले से सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, एसओपी अभी नहीं आया। अभी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं बजाज नियाजी साहब। आप ट्रांसपोर्टर हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द बिग ट्रांसपोर्टर में आपका शुमार होता है, तो इनसे पूछ लेते हैं। नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। नहीं साहब, क्या हाल है? एक ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है ट्रांसपोर्ट खोलने का, इसके हवाले से आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, या आपको हुकूमत की तरफ से कोई इंटीमेशन या एसओपी वगैरह मसूल हुआ है, या आपने कोई एसओपी बना के उनको दिया है? हमारी रहनुमाई कीजिएगा। हमने उनको SPOR बना कर दी है जी। उसमें हमने कहा हम सवारी का हाथ धुलाएंगे, मास्क बनाएंगे, हाथ में दस्ताने चढ़वाएंगे, उसके बाद उनका टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर गाड़ी में सवारी बिठाएंगे। ये आप सवारियों के लिए कह रहे हैं? ये आप सवारियों के लिए कह रहा हूँ जी। सवारियों के लिए भी है, और अमला जो होगा, अमला भी इसी स्टाइल से चलेगा। ठीक है, अच्छा, ये आपने एसओपी बना के सरकार को दे दिया है। वैसे आप ये बताइए कि जाहिर है कि ये जो कॉस्ट होगी इसकी सैनिटाइज़र की जो कॉस्ट होगी, जो दस्ताने की कॉस्ट होगी, जो मास्क की कॉस्ट होगी, ये आप अपने पल्ले से तो नहीं ना देंगे जी, ये तो आप ग्राहक से ही लेंगे ना जी? सर शुरू शऊर सवारी को देने के लिए पहले तो पास से देंगे ना जी, उसकी हम पब्लिसिटी करेंगे, उसके बाद फिर हम सवारी को समझाएंगे, फिर ऑटोमेटिक सवारी, हमारे अवाम बड़ी शऊर अवाम है, वो खुद ब खुद इंशाल्लाह ताला इस चीज को साथ लेकर आएगी। क्योंकि हमारे इधर गाड़ियों में हेडफोन लगे हुए हैं, पहले हम देते थे, अब हर बंदा अपने घर से अपना हेडफोन या हैंड फ्री खुद लाता है जी। वो सवारी को शऊर देंगे। शुरू तो हमें पास से देनी पड़ेगी, और
अमल करवाना पड़ेगा पूरी तरह जी, 100% जो गवर्नमेंट के साथ हमारा तय पाया है जी। सही तय पा गया जी। ये भट्टी साहब कोई बात करना चाह रहे हैं आपसे। जी न्याई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। न्याई साहब ये बताइएगा कि अगर 55 सीटें या 60 सीटों की बस है तो उसमें 3 फुट का फासला आपको रखना लाजमी है, तो 2-2 सीटें होती हैं आपकी अमूमन जो एक कतार होती है बसों में, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे आप? सर फिलहाल तो उन्होंने मैं कहा है कि अगर अब एक फैमिली के 2 आदमी आते हैं वो तो इकट्ठे बैठ सकती है, वो तो नहीं 3 फुट दूर बैठेंगे इतने लंबे सफर में। फिर अगर हम किराया डबल लेते हैं, 2 सीटों का किराया लेते हैं, उसमें भी सवारी को प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमने हाल यही निकाला है, क्योंकि ज्यादा हमारे पास फैमिलियां आती हैं, तो हमने हाल यही निकाला है कि फैमिलियों को हम इकट्ठा बिठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम किराया भी डिस्काउंट भी कर रहे हैं किराए में, वो भी हमारी उनके साथ बात चल रही है जी। भट्टी साहब जी बहुत शुक्रिया बजाज न्याजी साहब हमें ज्वाइन करने का और अपना इनपुट देने का। चलते हैं मुमताज़ भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, वो ट्रांसपोर्टर तो तैयारी फड़ी बैठे हैं जी बिजनेस खोलने का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। देखिए मेरी बात सुने, जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे होंगे बैठे हुए, और तो आप क्या देखिए, इस्लामाबाद के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो कि पार्लियामेंट हाउस का जो टोटल अहाता है ना रिजवान रईस साहब, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, ये कोई होगा मेरे ख्याल है 100-200 कनाल होगा। तो उसको तो महफूज नहीं रख सकी कोरोना से। हाँ। और बिलाखिर इलाज ख़त्म करने पड़ गए। तो मुझे एक बात बताएं कि जो सिर्फ पार्लियामेंट हाउस को जो है वो नहीं रख सके कोरोना से महफूज, और वहाँ पे लोग इन्फेक्टेड निकले हैं, अंदर आने वाले भी इन्फेक्टेड निकले हैं बाद में जिनके टेस्ट मुलाजमीन के, तो वो मुल्क को कैसे रखेंगे? जो है वो पूरे को इससे नहीं रखा जा सकता जब तक आप लॉकडाउन के ऊपर आपको दोबारा जाना पड़ेगा। ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं NCOC के इजलास के अंदर, ये प्रपोजल आ चुकी हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इसके ऊपर अड़े हुए हैं। उनका ख्याल ये है कि लॉकडाउन की सूरत में जो है वो वहाँ पे कोई मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा, और जब कारोबार बंद होंगे तो लोग सड़कों के ऊपर निकल आएंगे और गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। मैं एक चीज़ रिजवान रईस साहब आपको और कहता हूँ, आप चेक करवा लें, और ये इदारों का काम है वो चेक करवाएं कि जिस वक्त ये लॉकडाउन अनाउंस किया गया था उस वक्त जो रेजिस्टेंस हो रही थी उसको सपोर्ट कहाँ कहाँ से हासिल थी। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो नहीं करना चाहते तो हमें भी चाहिए, मीडिया को और बाकी इदारों को भी चाहिए कि इनके ऊपर छोड़ दें कि जो कुछ होगा उसके रिस्पॉन्सिबल ये होंगे। और चूंकि ये नहीं कोई भी एडवाइस लेना चाहती गवर्नमेंट, तो ये जैसे करते हैं इनको करने दें, उसकी फिर जिम्मेदारी इनके ऊपर इनको लेनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक दिन ये कहें कि कौवा सफ़ेद है, अगले दिन कहें काला भी हो सकता है, और फिर कहें कि नहीं यार ये तो सफ़ेद, ये इसके साथ खेल रहे हैं। ये इधर से पास इधर से इधर, एक दिन लॉकडाउन होना चाहिए, दूसरे दिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तीसरे दिन मईशत खराब है, चौथे दिन फिर नहीं हालात बड़े ख़राब हैं, कोरोना फैल रहा है। ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और चीफ एग्जीक्यूटिव को लेनी होगी। उसके बाद फिर जो होता है होगा। देखिए आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा, आपकी एक हाई कोर्ट जो है वो बंद करना पड़ी, आपकी पार्लियामेंट जो है वहाँ पे पहुंच गया, तो आप बाज़ारों में कैसे बंद करेंगे? सिर्फ इसका जवाब दे दें। जो वफाकी हुकूमत है ही इस्लामाबाद के अंदर तक, तरनौल से लेकर रवात तक, और उसकी सूबाई हुकूमतें भी जो है वो भी डिलीवर नहीं कर रही, तो तरनौल से लेकर पहले रवात तक तो जो है वो मामला क्लियर कर ले, उसके बाद पूरे मुल्क की बात करे। ये मजाक में ले रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इसमें नुकसान होगा। इसमें नुकसान होगा। प्रोफेसर साहब, क्या अब तक मौजूदा हुकूमत ने किसी बात की जिम्मेदारी ली है? अगर वो इसको खोल के, आप भट्टी साहब कह रहे हैं भट्टी साहब मासूम आदमी है, कि इसकी जिम्मेदारी लें, वो क्यों जिम्मेदारी लें जी? उन्होंने आज तक किसी भी इकॉनमी का रगड़ा निकल गया कोरोना से पहले, उन्होंने कहा गुज़श्ता लोग करके गए थे, हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद आप देखिए चीनी चोरी हो गई, आटा चोरी हो गया, दवाइयों की कीमतें 500% तक बढ़ गई। हुकूमत का अपना एस्टीमेट है कि 2700 अरब रुपए की दिहाड़ी लगी है दवाइयों की, लेकिन उसकी किसने जिम्मेदारी ली सर? वो सारे टाइम फिश हो गए। 10 तारीख को हमें फोरेंसिक रिपोर्ट जारी करनी थी FIA ने, वो जारी नहीं हुई जी, ना उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट आई। देखिए क्या फवाद चौधरी ने
पुरानी हुकूमतों में जो गुल खिलाए उसकी ज़िम्मेदारी ली? क्या आपके बाबर अवान ने कोई ज़िम्मेदारी ली कि पहले वो क्या करते रहे हैं? फिर मुझे बताइए कि इसके अलावा वो बीबी जो चली गई हैं फ़िरदौस आशिक अवान, उन्होंने कोई ज़िम्मेदारी ली? अब जिस आपके वज़ीर ने फ़्लाइट्स खोली हैं, उन्होंने पुरानी ख़राबियों की कोई ज़िम्मेदारी ली? अरे भाई, पुराने ज़िम्मेदारियाँ नहीं लेते। इनकी हुकूमत में सारे फिर वो या शेख तो रह गए, जो इकनॉमिक्स वाले हैं, जो ख़जाने वाले हैं, क्या उन्होंने कोई जिम्मेदारी ली कि पहले मैंने इसका बट्टा बिठाया था? देखिए, मैं एक छोटी सी अर्ज़ करूं, रज़ी, बात ये है कि ये हुकूमत जिम्मेदारियां लेने नहीं आई, वारियां लेने आई है। अब इसकी जिम्मेदारी की बात ना करें। हाँ, मैं एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, हम ज़रा उसी कोरोना पे रहे ना, मुझे दुख होता है फिर। कोरोना और हुकूमत दोनों को मैं इकट्ठा डिस्कस करूँ तो मुझे लगता है मैं दो बीमारियों को इकट्ठा लेके चल रहा हूँ। आई एम सॉरी। बात यह है कि वियतनाम की 10 करोड़ की आबादी है, इतनी थोड़ी आबादी नहीं है नॉर्वे की तरह। उन्होंने स्कूल कॉलेज भी खोल दिए हैं। और एक बात बताऊं, कमो बेश 600-700 किलोमीटर उसका बॉर्डर चाइना से मिलता है। इसके बावजूद उन्होंने पहले दिन से कहा, और गरीब मुल्क है, यानी अगर अमीर नहीं है तो गरीब भी नहीं है, दरमियाना है। वो कोई बड़ा वो स्टेट नहीं है जिसे आप वेल डेवलप्ड कहें। वहां पर कई दिनों से कोरोना का कोई केस नहीं है। इससे कहते हैं जिम्मेदारी लेना। आप देखें, मलेशिया का वजीर सेहत जब आता था या वजीर आजम आता था, बड़ी क्लैरिफाई करता था, क्लैरिटी होती थी बात करने की। आज आपने अपने दो बातें हुई, मुझे वो रेफरेंस दे दीजिए। एक महमद सरफराज ने की अशराफिया की, कि मुझे तो लगता है अशराफिया ने ये लॉकडाउन खुलवाया है, या शराफिया ने ये करवाया नहीं था। फिर आपने भी एक बात की शुरू में। इन दोनों बातों को मुझे लेके 3 मई याद आ गया। 3 मई को मैंने अशराफिया की 5 किस्में लिखी थी, बयान नहीं करूंगा, आपको भी कोई वो ना नोटिस आ जाए। मेरा अखबार सबसे बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान में, और 3 मई को यौम सहाफत था। अशराफिया की जब मैंने बात की थी वो कॉलम नहीं छपा था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये हुकूमत ने जो आप बड़ी देर के कह रहे हैं ना ट्रैफिक खोल ली, वो न्याजी साहब को भी लाए आप सामने। देखें, हुकूमत ने लगाया रजी जट जफ्फा। वो इसलिए लगाया कि ईद है, लोगों से हम दुआएं ले लें, लोग इधर उधर मूव कर लें, ट्रांसपोर्ट वाले ला लें दिहाड़ियां, बाद में कहेंगे मर गए, उजड़ के बर्बाद हो गए, और फिर एक लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। ये स्मार्टर है तो फिर जरा नींद स्मार्टर हो जाएगा। ये एक मामला जो है ये है, इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जो आप कह रहे हैं, मुझे बताएं, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया ना, इन्होंने टेस्ट बढ़ाए। पीछे डान की एक खबर थी, डान की रिपोर्ट थी, नईम मसूद का तो हो सकता है पसंद हो नापसंद हो, कि सबसे ज्यादा टेस्ट का रिकॉर्ड, जिसे हम बुरी हुकूमत कहते हैं, जो उस पार है जिसे हम सिंध कहते हैं, उसने सबसे ज्यादा टेस्ट। भाई आप मुझे बताइए, बड़ा अहम सवाल है मेरा, आपसे भी है, भट्टी से भी कहूंगा, इसे आवाज उठाइएगा, क्या अब टेस्टों का रिजल्ट ही जल्दी आना शुरू हो गया? क्या हमारी किट्स बाकमाल हो गई? कुछ नहीं हुआ, हमारी तैयारी नहीं है। और आपने जो इंट्रो में कहा था वो ये था कि वजीर आजम साहब किससे अपील कर रहे हैं? अल्लाह तौबा, अल्लाह मुझे माफ करे, अगर वजीर आजम पाकिस्तान या किसी भी कंट्री का वजीर आजम कहे कि प्लीज, या मैं ये दरख्वास्त करता हूं, इसका मतलब ये है कि वो क्रेडिबल नहीं है या वो क्रेडिबिलिटी लेना नहीं चाहता। ठोक के कहें भाई कर्फ्यू लगेगा या लॉकडाउन होगा, या ठोक के कहें लॉकडाउन नहीं होगा। किसको अपील कर रहे हैं? किसको अपील कर रहे हैं? अब तो उनकी वजह से घर में हमें बच्चे लॉकअप करने पड़ रहे हैं। लॉकडाउन तो बच्चे भी नहीं मान। वजीर आजम की बात एक अहम बात होती है, मजाक नहीं है। वो वजीर आजम बेशक जुनेजो जैसा या वो टूटा फूटा मोइन कुरैशी जैसा ही क्यों ना हो, तो फिर ये तो स्मार्ट वजीर आजम है यार, इसकी बात तो अगली दरगाह तक जाती है। ठीक है। भट्टी साहब हंस रहे हैं कोई किसी बात। रिजवान साहब, ये एक वो लतीफ़ा आपको याद है ना, एक वो बड़े अरसे से सुनाया करते थे, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पहली हुकूमत जब गई तो वो बूटे वाला गल बूटे से आ गई है, खत्म ही समझो। फिर मतलब गल अपील, बात अगर अपील तक पहुंची हुई है, एग्जेक्टिव जो है इनिशिएटिव लेने से रिलेक्टेंट है। अब मेरी अपील और अशराफिया के लफ्ज़ को आपस में जोड़ लीजिएगा, खुद ही घर बैठ जाए, खुद ही घर बैठ जाए यार जी। हाँ, ये शराफिया ना बैठने देता है, ना खड़े होने देता है, ना जीने देता है, ना मरने देता है। अपील किन्नू कर रहे हैं यार? एग्जीक्यूटिव के इंचार्ज यार मुझे करते हैं, मैं आपका मसला हल कर देता हूं। मुझे करते हैं अपील। उनमें एक हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक महाराजा, अच्छा
अच्छा, दूसरे मुमताज़ भट्टी साहब हैं, वो कह रहे हैं जी कि इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे तो आज बड़ा अजीब सा लगा कि भट्टी साहब पहले दिन से कह रहे हैं जी कि ये कोरोना बढ़ेगा, ये सारा कुछ गड़बड़ होगा, फिर ये वापस जाएंगे, और आज कह रहे हैं जी कि उनको जिम्मेदारी हुकूमत को लेनी चाहिए। हुकूमत में कैपेसिटी नहीं है, हुकूमत में कैपेबिलिटी नहीं है। अगर 4 इकाइयाँ या 5 इकाइयाँ वो नहीं मिलकर चला सकते, सिंध के साथ वो आड़ा लगाए बैठे हैं और उसके साथ बिल्कुल मुतक्का लगा के बैठे हैं, तो वो कैसे चलाएंगे, वो क्यों करें? बात यह है कि आज भी आप अगर प्राइम मिनिस्टर का पूरा खिताब मैंने सुना आज, उसके अंदर एक चीज़ें थी, आप बख्शे जाएंगे, उसमें यह था जी कि जिम्मेदारी उन्होंने पहले भी नहीं ली थी, और उन्होंने आज भी यही कहा कि मुझे खदशा है कि ये बढ़ जाएगा, लेकिन मैं सारा कुछ खोलने जा रहा हूँ। दिहाड़ीदार, मुझे ये बता दीजिए कि दिहाड़ीदार को क्या अब दिहाड़ी मिल रही है? क्या उनको आप अगर खुदा ना खास्ता उनमें से किसी को कोरोना हो जाता है तो क्या उसको 14 दिन के लिए आप घर में बंद कर सकते हैं? द सेम इज़ द केस विद बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, क्या वो बंद कर सकते हैं आप 14 दिन के लिए उन लोगों को? उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो फीलिंग ही कोई नहीं है। आप करने क्या जा रहे हैं इस कौम के साथ? मुझे तो सिर्फ हैरानी ये है कि कौम अपने साथ क्या करवा रही है। बिल्कुल ठीक है। अजीब सी बात है कि वो कह देते हैं, हम चुप करके सुन लेते हैं। रही बात प्रोफेसर साहब की, ये घर से खासे तंग हो गए, इनका कोई इलाज करें, इनको देखें, कोई इनको कहीं सैर सूर मैं कराएं। तो दोपहरा रोजा शुरू कर लिया। एहतजाजन। महमल, ये बताइएगा, जब एग्जेक्टिव जो है आपके जो कुव्वत नाफजा है वो मिन्नतों पे उतर आए, तो ये तो पूरी रियासत की आप क्रेडिबिलिटी को डाउनग्रेड नहीं कर रहे कि रियासत जो है जो कि बहरहाल उसे अपना एक रिस्पेक्ट, अपना एक ऑनर, अपना एक जिसे कहना चाहिए वो भी लोगों की नज़र के अंदर बरकरार रखना होता है ना, तो जब वो मिन्नतों पे उतर रही है तो ये तो अनारकी को हम दावत दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर। मतलब स्ट्रॉन्गर समझेगा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो ऐसी तैसी रियासत की, और गरीब को स्ट्रॉन्ग के खिलाफ वो हक नहीं मिलेगा। जी रजी साहब, इसमें ना 2-3 बातें हैं। पहली चीज तो ये कि अगर रियासत पहले दिन से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती, बजाय इसके कि एक कंफ्यूज्ड मैसेज के लॉकडाउन करें ना करें, कर्फ्यू है नहीं है, स्मार्ट है, हैंडसम लॉकडाउन है, क्या लॉकडाउन है, मतलब वो इस तरह की बातें अगर पहले दिन से ना करती ना, तो लोगों को भी एक चीज लगता है। अब आप देखिए सर्वेज निकाल लें, सर्वेज में लोग मोस्टली लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कॉन्स्पिरेसी है, कोरोना तो कोई है ही नहीं। आपने देखा, टीवी पे भी देखा होगा आपने, बाकी भी आप अगर सर्वेज देखें। जी जी भट्टी साहब एक मिनट। जी भट्टी साहब, रियासत ने तो बड़े क्लियर अल्फाज में पहले दिन लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, कन्फ्यूजन तो कहीं और पे है। जी ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं मैं उसपे जी मैं सिंपल सी 2-3 चीजें इसमें भट्टी साहब छोटी जल्दी से, सॉरी रजी साहब, कहना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये, अगर आप दोबारा भी लॉकडाउन करते हैं ना, लॉकडाउन का तब तक फायदा नहीं है जब तक आप एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं करेंगे। अगर आपने एग्रेसिव टेस्टिंग नहीं करनी ना, तो फिर ये लॉकडाउन का भी कोई फायदा नहीं है। वो आपके पास है ही नहीं कैपेसिटी, या आप करना नहीं चाहते, आप नंबर्स नहीं पाए जाते, मुझे नहीं पता क्या रीजन है। ये रीजन तो हमें हुकूमत था। सिर्फ दूसरा, क्लियर कट आपको मैसेज देना होगा, कोरोना है, कोरोना जानलेवा है, यंग हो या ओल्ड हो, सब लोगों को वो जानलेवा है। अच्छा, आप देखें, मीडिया के अलावा हुकूमत की तरफ से ये अवेयरनेस कैंपेन नहीं चली। ये अवेयरनेस कैंपेन सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पे चली, तब जाके लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई, और बाकी सब अभी भी कहते हैं कॉन्स्पिरेसी है क्योंकि गवर्नमेंट ही नहीं उसको सीरियसली ले रही। तो ये चीजें इनको करनी पड़ेंगी, और टेस्टिंग के बगैर हम बिल्कुल लॉकडाउन का भी हमें फायदा नहीं होगा। ये तो एक स्ट्रैटेजी इसलिए थी कि आप टेस्ट करें, आइडेंटिफाई करें, उनको क्योर करें या ट्रीट करें, ताकि पता चले, ताकि उसको कंटेन कर सके। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अल्लाह करे ऐसा हो और कोई डिज़ास्टर जो है वो ना आए। बहुत शुक्रिया महमल सरफराज आपका, प्रोफेसर नईम मसूद साहब आपका, मुमताज़ भट्टी साहब और अरसलान भट्टी साहब आपका। कोशिश की हमने कि थोड़ा सा डिस्कशन को लॉजिकल रखा जाए, और उसमें लॉजिक इसके अलावा और कोई निकला नहीं है कि सरकार जो है उसको ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।